हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस समाज के दो ही स्तंभ हैं, महिला और पुरुष। महिला और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अर्थहीन हो जाता है। आप कह सकते हैं जैसे कि भगवान शिव का शक्ति से, राधा का श्याम से, सीता का राम से, ये भक्त का भगवान से, तो गुरु का ज्ञान से, शरीर का प्राण से जो रिश्ता है, वही संबंध समाज में महिला और पुरुष का है। अगर जागरूकता की बात की जाए तो महिला पुरुष से अधिक जागरूक होती है। महिला एक माँ के रूप में जन्मदाता है, बहन के रूप में निस्वार्थ वो प्रेम की मूर्ति है, तो पत्नी के रूप में एक सबसे अच्छी सलाहकार होती है। जहाँ तक जागरूकता की बात है, महिला, अब जैसा कि मैंने कहा कि पुरुषों से अधिक जागरूक होती है। समाज की, पड़ोस की सभी बातों का महिलाओं को सबसे पहले पता लगता है। पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है पुरुष को बाद में पता चलता है, लेकिन महिलाओं का खुफिया तंत्र इतना मजबूत होता है कि आस पड़ोस की या रिश्तेदारों की सभी सूचनाएं उनके पास होती है। इसका अर्थ ये है कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा वो जिज्ञासु होती है। इसलिए महिलाओं के पास समाज की सभी जो जानकारियां होती हैं। हम पुरुष कई बार इतने लापरवाह होते हैं कि हमारे सामने कोई घटना हो रही है, हम उससे भी मुंह फेर के निकल जाते हैं और ये सोचते हैं कि इस घटना से हमें कोई लाभ या हानि नहीं है, तो हमें क्या मतलब, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये मामला जब पड़ोस का है, मामला जब समाज का है, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज का है, उस पड़ोस का है, हमारा जो पड़ोसी है उसके बारे में हमारे पास सभी जानकारी होनी चाहिए। वो कैसा है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारियाँ ये महिलाओं के पास अधिकतम होती है। इसमें हम सोचते हैं कि हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा जो पड़ोसी अगर अच्छा है, ये कहा जाता है, ये कहावत है कि पड़ोसी चाहे हमारे घर का हो, खेत का हो, या कहीं भी बिजनेस हम करते हैं हमारे आसपास का हो, अगर वो अच्छा है तो कम से कम आधी टेंशन तो खत्म हो ही जाती है। कारण कि अगर हमारी मुसीबत के समय वो हमारे काम नहीं भी आता है तो कम से कम परेशान तो नहीं करेगा। यही स्थिति है। आजकल आप देख रहे हैं कि हमारा ये भारत का जो पड़ोसी है अफगानिस्तान, वह क्या चल रहा है, उसके हालात को देखकर ये वास्तव में चिंता होती है। और एक सवाल भी मन में उठता है कि 21वीं सदी में आज भी धरती पर इस तरह के लोग हैं कि जो इतना खून खराबा, मार काट करते हैं, तो किस लिए ये हालात उनके देखकर वो मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या 21वीं सदी में भी आदि मानव अभी धरती पर जिंदा है? आदि मानव, वो आदि मानव जो जंगलों में रहता था, पेट भरने के लिए वो जानवरों का शिकार करता था, थोड़ा सा विकसित हुआ तो कबीले बनाकर वो रहने लगा, और कबीले का जो सरदार होता था उस आदमी को बनाया जाता था जो सबसे बड़ा शिकारी होता था, यानी शिकार सबसे ज्यादा जो कर सकता था उसी को सरदार वो बनाया जाता था। कई बार वो एक आदमी, कोई भी आदमी है, वो सरदार वो बनने के लिए लोगों का शिकार भी करता था, यानी कि मरना मारना, ये सत्ता संघर्ष का हिस्सा धीरे धीरे बनता गया। आज भी आप देखते होंगे कि सत्ता का केंद्र बिंदु आज भी ताकत है, यानी कि कह सकते हैं कि जिसके पास में ताकत है उसी के पास में सत्ता है। वो ताकत चाहे तो जनता की है,
यदि आप लोकतंत्र की बात करें तो जनता का बहुमत, या फिर पैसे की ताकत, या फिर हथियारों की ताकत, जैसा कि अफगानिस्तान में हो रहा है। हथियारों की ताकत आज जो तालिबान के पास है, इसलिए सत्ता की चाबी उनके पास है। दूसरी बात, आज भी इस सोच के समाज हैं जो इंसान को इस तरह से मार रहे हैं, इस तरह से काट रहे हैं जैसे कि वो गाजर मूली की तरह। वो खुश होते हैं, खून खराबा उनके लिए खेल है, मनोरंजन का साधन है। महिलाएं उनके लिए केवल एक भोग की वस्तु है। लेकिन ये जंगली लोग ये भूल जाते हैं कि उनकी माँ भी एक महिला है। उनकी मानसिकता इतनी खतरनाक है। इस तरह के जंगली लोग, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि एशिया महाद्वीप में इस मानसिकता के लोग ज़्यादा हैं, या सभी जगह पे है। जहाँ तक मैं मानता हूँ कि एशिया महाद्वीप में जो घटनाएं हो रही है, इस तरह की मानसिकता यानी आदि मानव की सोच रखने वाले लोग अपना खेल खेलने में उनको सुविधाएं यहाँ ज़्यादा मिलती है। ये दूसरे देशों में इस तरह के समाज हैं, लेकिन वहाँ उनको दबा दिया जाता है। इस कदर दबाया जाता है कि वहाँ उनकी ये मानसिकता काम वो नहीं कर पाती है। इसका उदाहरण हमारे जो पड़ोस में है, जैसे कि चीन में कोई विरोध का, कोई प्रतिरोध का अधिकार है ही नहीं किसी को भी, चाहे कोई भी समाज है। इस तरह के बेलगाम जो कार्य है, यानी कि कोई भी नियंत्रण नहीं है, कोई कुछ भी करे, ऐसी आज़ादी एशिया में कुछ ज़्यादा है। यूरोपियन कंट्रीज़ में आप चले जाइए और किसी भी कोई भी महाद्वीप में अलग अलग देश हैं, वहाँ इस तरह की घटनाएं असंभव सी लगती है। तो मेरे मन में एक सवाल और आता है कि एशिया महाद्वीप इतना अशांत क्यों है? सभी झगड़े एशिया में है, चाहे वो सीमाओं के विवाद हो, आतंकवादी संगठनों की एक लंबी श्रृंखला हो। ये बड़े से बड़ा आतंकवादी संगठन एशिया में है। अगर कहीं भी ये वो धरती के किसी भी कोने में कोई घटना होती है, तो उसका कोई ना कोई संबंध एशिया के इन आतंकवादी संगठनों से जरूर कहीं ना कहीं निकलता है। आइए थोड़ा सा महाद्वीप को समझते हैं। भूगोल में हमारी धरती को 7 अलग अलग भागों में बांटा गया है। इन्हें 7 ये महाद्वीप कहते हैं। इनमें नंबर 1 एशिया महाद्वीप है, दूसरा ओशियाना जिसे हम ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं, नंबर 3 अफ्रीका महाद्वीप, नंबर 4 जो है यूरोप, नंबर 5 उत्तरी अमेरिका, नंबर 6 अमेरिका का ही दक्षिणी भाग है, दक्षिणी अमेरिका, नंबर 7 अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप में बर्फ ही बर्फ है। वहाँ की जलवायु इतनी विषम है कि वहाँ कोई आदमी नहीं रहता है, इसलिए वहाँ कोई झगड़ा भी नहीं है। तो मेरा सुझाव है कि दुनिया के सभी आतंकवादियों को वहाँ अंटार्कटिका में भेज दिया जाए और उनके हाथ जोड़ के कह दिया जाए कि भाई ये पूरा का पूरा जो महाद्वीप है ये आप ले लो और बाकी दुनिया को शांति से रहने दो। उसके बाद उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। कई बार 1-2 बार कोई नस्लवादी वो झगड़े हो जाते हैं कभी कभी, तो वो कोई बड़ी बात वो नहीं है। अमेरिका में आतंकवादी हमला जो हुआ था वो भी एशिया की देन थी। उसमें हमारे लादेन महाशय जी का हाथ था। उसका वो क्या हश्र हुआ वो आपको पता है। उसके बाद में यूरोप की बात करते हैं। 2 विश्व युद्ध वो यूरोप में हुए हैं। ये वो विश्व युद्ध में जितना नुकसान, जो जन धन की हानि हुई, उससे यूरोप को समझ आ गया
कि सत्ता का नशा क्या होता है। ये नशा जब उतरता है तो कितना भयंकर और कितना विनाशकारी होता है। इसलिए यूरोप भी अब पूरी तरह से शांत है, कोई घटना नहीं होती। अगर कोई होती भी है तो उसमें भी एशिया एशिया का लिंक जुड़ा होता है। उसके बाद अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप एक बहुत ही गरीब क्षेत्र है। यहाँ अगर छोटी मोटी कोई लड़ाई है भी तो पेट भरने के लिए है, यानी कि वहाँ जो है भूख की लड़ाई है, सत्ता के लिए नहीं है। उसके बाद ओशियाना यानी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के लोग कुल मिलाकर शांत है। सारी की सारी जो वो लड़ाई की जड़ है वो एशिया में है। यहाँ जितनी भी हिंसा मार धाड़ की खबरें आती हैं, सब की सब एशिया महाद्वीप के देशों की है। गौर से अगर हम समझें तो बीते वर्षों में जो भी युद्ध हुए वो एशियाई वो देशों के बीच हुए। आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध, ये दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। आप देखिए 1947 से लेकर भारत और पाकिस्तान का झगड़ा, चीन का विस्तारवाद। ये देखिए कि तिब्बत तो विश्व के नक्शे से गायब ही हो गया। ये ताइवान वो चीन से डरा हुआ है। श्रीलंका और ये म्यांमार की अशांति देखिए। उत्तर कोरिया के हमारे जो किम जोंग उन है वो तो एशिया के विलेन है। इजराइल, ये फलस्तीन का विवाद। ईरान की अपनी अलग समस्या है। इराक युद्ध में अभी अभी सद्दाम हुसैन जी का जो अंत किया अमेरिका ने, वो एक उदाहरण है। अफगानिस्तान अभी अभी चल ही रहा है। अफगानिस्तान का उदाहरण आपके सामने है। एशिया महाद्वीप हमेशा से सुलगता रहा। अमेरिका के पास मदर ऑफ ऑल बम है, तो एशिया के पास मदर ऑफ आतंकवाद है। वो कौन सा देश है आपको पता है। जितनी भी हिंसा अभी धरती पर है उसमें से अधिकांश हिंसा की घटनाएं एशिया महाद्वीप में होती है। गौर से ये समझने वाली बात है कि बीते वर्षों में जो भी युद्ध हुए वो एशियाई क्षेत्र में हुए हैं। सत्ता संघर्ष, आतंकवादी घटनाएं, ये बड़े से बड़ा आतंकवादी हमला या फिर बड़े से बड़ा आतंकवादी संगठन एशिया में है। उदाहरण के लिए हमास, ISIS, अभी तालिबान, अल-कायदा, हक्कानी नेटवर्क, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल, जो भी नाम आपको सुनाई दे, जो ये मानवता की हत्या जो कर रहे हैं, उन सब की जड़ें एशिया से जुड़ी हुई है। इनमें जहां तक आप सोचेंगे, जहां तक भी दिमाग जाएगा, आप देखेंगे कि धरती पर जहां भी नरसंहार हो रहे हैं, जहां भी हत्याएं हो रही है, उनका कहीं ना कहीं संबंध एशिया महाद्वीप से आपको जो है जुड़ा हुआ मिलेगा। एशिया के देश कभी शांति से रहे ही नहीं। कारण क्या है, आप भी सोचने की कोशिश कीजिएगा। मुझे जो समझ आ रहा है मैं बताता हूँ। सीधा सा सिद्धांत है, जहाँ शांति है वहाँ विकास होगा। जहाँ विकास होगा वहाँ जो ताकत होगी। जब विकास होता है तो ताकत आती है। तो कहीं ना कहीं इस अशांति की वजह ये भी है कि एशिया के देश जो ताकतवर ना बन सकें। ये जो कमजोर रहेंगे तो विश्व के जो दादा हैं उनकी दादागिरी चलती रहेगी। एशिया के देश आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो इन्हें यानी वो ताकतवर देशों को वो पंच बनने का मौका मिलेगा। एशिया के देश आपस में युद्ध करेंगे तो इन देशों को हथियार भी चाहिए होंगे
तो विश्व के ये बड़ी बड़ी शक्तियाँ उन्हें हथियार सप्लाई करेंगी। जो पैसा वो विकास में लगाया जाना था उसे ये देश आराम से ले जाएंगे। युद्ध करने के लिए ये ताकतवर देश एशियाई देशों को ये जो कर्ज भी देते हैं। तो ये इतना बड़ा बाजार है, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार एशिया महाद्वीप में उपलब्ध है। तो ये देश एशिया में शांति कैसे होने देंगे? अगर शांति हो गई तो इनके हथियार वो बनाने वाली कंपनियां बंद हो जाएंगी। बहुत से देश ऐसे हैं कि जिनकी अर्थव्यवस्था हथियारों की बिक्री पर ही निर्भर है। अगर एशिया में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, शांति हो जाएगी यहाँ, तो इनके हथियार तो कौन खरीदेगा? इनके हथियार कौन खरीदेगा? इनकी तो अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था केवल हथियारों के निर्यात पर ही निर्भर है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। एशिया में इनको इतना बड़ा बाजार उपलब्ध है हथियारों की खपत के लिए। और ये देश जो ताकतवर देश हैं, ये जो पूंजीवादी देश हैं, ये खुद अपने आप पैसा देते हैं और एशियाई ये देशों की ये जनता को बरगलाते हैं, वहाँ आतंकवादी संगठन को खड़ा करते हैं, उनको पैसा देते हैं और देखते देखते ही सरकार वहाँ उन देशों में जो स्थायी सरकारें थी उनको अशांत करके पूरे वो देश को अस्थिर करके सरकारों के तख्ता पलट तक करवा देते हैं। तो आप देखते होंगे कि आतंकवादियों के पास इतने आधुनिक हथियार हैं, उनको देखकर ये लगता है कि ये हथियार लाते कहाँ से हैं। ऐसे हथियार उनके पास में हैं जो सेना के पास होते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं अभी अफगानिस्तान में, आप ये सोचिए कि अफगानिस्तान में अलकायदा से लड़ने के लिए, यानी कि लादेन को मारने के लिए जब एक देश इतने बड़े हथियार लेकर आए, यहाँ 20 साल तक रहे, आतंकवादी संगठनों को उन्होंने मारा, आतंकवादियों को मारा, लेकिन आतंकवादी 20 साल के बाद आज भी इतने शक्तिशाली हैं कि उनके यहाँ रहते रहते उन्होंने देश की जो है सत्ता को कब्जा लिया। और आज वही आतंकवादी उन देशों को ये कह रहे हैं कि हमारा देश छोड़ के जाओ, और वो लोग इतने मजबूर हैं, ऐसा वो दिखा रहे हैं कि मजबूर हैं कि वो लोगों को बचाने के लिए एयरपोर्ट पर अभी भी जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है, इतना सीधा जितना लगता है वो नहीं है। आधुनिक हथियार लेकर आए, लेकिन जब वापस गए तो उन हथियारों को वापस लेकर जा सकते थे, लेकिन हुआ क्या आपको पता है? सभी के सभी हथियार आतंकवादियों को मिल गए। यहाँ तक कि आधुनिक हथियारों के साथ साथ उनके पास अभी जो है मिसाइल तक है, हेलीकॉप्टर है, उनके पास में टैंक हैं, उनके पास में बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं। आतंकवादियों को वो खरीदने नहीं पड़े, जो वो देश लेकर आया था उसने इनडायरेक्टली वो आतंकवादियों को सौंप दिए कि आप इनको ले लो और एशिया में आप राज करिए। अब होगा क्या? सच तो यह है कि अफगानिस्तान अब पूरे एशिया महाद्वीप को अस्थिर बना देगा और यहाँ तक की स्थिति होगी कि एशिया महाद्वीप को वो नर्क बना देगा और आने वाले 20 साल तक एशिया में अब शांति होना मुश्किल है। ये 20 सालों तक यहाँ हथियारों का बाजार बना रहेगा। अब देश आपस में लड़ेंगे और ज़्यादा ताकत से लड़ेंगे और एशिया महाद्वीप, एशिया के देश आपस में लड़ते रहेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश को, यदि इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश को विफल करना है तो एशिया के सभी देशों को मिल बैठकर इस समस्या का हल वो निकालना होगा। समझना होगा कि यह हो क्या रहा है। सारा का सारा आतंकवाद
एशिया में ही क्यों है? सीमा विवाद, आपसी ये युद्ध एशिया में ही क्यों है? कहीं ये कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं है? अगर ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है तो इसको बैठ के समझना होगा और इस साजिश को विफल करना होगा। एशिया के सभी देशों को अपना ये धर्म, जाति, मजहब को भूलकर एक अलग संगठन बनाना होगा और ये आतंकी सोच वो रखने वाले लोगों को भी उस संगठन में उनको भी समझा बुझा कर उसमें लाना होगा और उनको ये बताना होगा कि भाई अलग अलग रहेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार हम रहेंगे। सबको एक मंच पर आकर ये विचार करना होगा कि आपको आपस में झगड़ना ही है, ताउम्र आपको जो है गरीबी में रहना है, या फिर उन देशों की तरह आप जिनकी साजिश का शिकार है, जो अमीर देश है, उनकी तरह बनना है। तो ये एक कोशिश हो सकती है कि सभी देश, कोई भी धर्म के देश हैं, कोई भी वहाँ पे सत्ता चलती है, सबको एक मंच पे इकट्ठा होना होगा और इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश को नाकाम करना ही होगा। अन्यथा ये झगड़े कभी भी समाप्त नहीं होंगे और एशिया गरीब है, यानी एशिया के अधिकांश जो देश है वो विकासशील वो देशों की श्रेणी में है, उसमें ही बने रहेंगे। हो सकता है उससे भी नीचे आ जाए, यानी कि निर्धन वो देशों की वो कैटेगरी में जा सकते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो। यदि सभी आपस में मिलकर एक संगठन बना लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर वो नीचे करके अपनी जो समस्याओं को सुलझा लेते हैं, आतंकवादी ये संगठनों को ये जैसे भी संभव हो उनको भी जो समझाया जाता है, शांत करके उनको ये मुख्य धारा में शामिल कर लिया जाता है, तो एशिया में शांति संभव है। और अगर ऐसा जो नहीं होता तो एशिया अफ्रीका से भी ज़्यादा गरीब हो जाएगा। एशिया के सभी धर्मों के देश एक मंच पर इकट्ठा हो जाए, आपस में अपनी जो है समस्याओं को समझें, ये विस्तारवाद की नीतियों को छोड़ें और अपने यहाँ की जनता के बारे में सोचें, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके विषय में सोचें, उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचें, देश के विकास के बारे में सोचें। तो ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश जो है नाकाम हो सकती है। अन्यथा एशिया के देशों के झगड़े कभी समाप्त नहीं होंगे और हमारा ये क्षेत्र, हमारा ये महाद्वीप हमेशा गरीब बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत।